ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में बताऊंगी, जो कि सी-टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सी-टेट या टेट का कोई भी एग्जाम हो, एनसीएफ 2005 से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी पर विस्तार से पढ़ेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे कि एनसीएफ 2005 है क्या, और इसी से क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनसीएफ 2005 से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं क्या है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है एनसीएफ का फुल फॉर्म, और इंग्लिश में है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये जो एनसीएफ क्या है, एनसीएफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एमएचआरडी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसको हिंदी में बोला जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसी की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया क्या है, नवीनतम दस्तावेज। मतलब एनसीएफ क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, नवीनतम, एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया क्या है, नवीनतम दस्तावेज है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एनसीएफ क्या है। तो एनसीएफ क्या है, एनसीएफ एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, नवीनतम दस्तावेज है। ये क्या है, किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था एनसीएफ 2005, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है। तो प्रोफेसर यशपाल हैं। यह एक क्या है, ऐसा दस्तावेज है जो बालक के शैक्षिक जीवन पे प्रभाव डालता है। उनके क्या करता है, एनसीएफ 2005 जो है बालक के शैक्षिक जीवन पे प्रभाव डालता है कि बालक को क्या और किस प्रकार से सिखाया जाए, मतलब बालक को कैसे और किस प्रकार से सिखाया जाए, उसी पे क्या करता है एनसीएफ 2005, उन्हीं के शैक्षिक जीवन पे क्या करता है, प्रभाव डालता है। और इसके अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल। थीम क्या है, उद्देश्य क्या है एनसीएफ 2005 का, इसका थीम है लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब शिक्षा बिना बोझ के, मतलब शिक्षा को बिना बोझ के देना है, शिक्षा को बिना बोझ के प्रदान करना है। तो एनसीएफ 2005 का यही थीम है, शिक्षा लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब पाठ्यचर्या का कोई भी उसमें पाठ्यचर्या को कम किया जाए और उसको शिक्षा को बिना बोझ के प्रदान किया जाए, यही इसका उद्देश्य है, थीम है। अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति यानी उद्भव कैसी हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो निबंध है सभ्यता और प्रगति, इन्हीं के निबंध से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, उद्भव हुआ था। किससे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से इसका क्या हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। किसका, एनसीएफ 2005 का। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया था। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, हिंदी में इसको बोला जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर यशपाल हैं। और क्या है पूछा जाता है, एनसीएफ 2005 क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है, नवीनतम दस्तावेज है, जो कि एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया क्या है, नवीनतम दस्तावेज है। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का प्रमुख उद्देश्य क्या है, थीम क्या है, शिक्षा बिना बोझ की, मतलब शिक्षा को देना है क्या, बिना बोझ के शिक्षा देनी है, प्रदान करनी है। अब इसका सूत्र क्या है, देखिए पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन में आपको दिया रहता है अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, तो इस पे आपको टिक नहीं करना है, बल्कि ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब जो ज्ञात है उसके बाद जो नहीं ज्ञात है उसकी तरफ, और जो मूर्त मतलब जो देखे हैं, फिर उसके बाद जो नहीं देखा है उसके बारे में जानना है। तो यही शिक्षण का क्या है, सूत्र है। अब देखिए इसमें एनसीएफ 2005 के सिद्धांत कितने हैं, 5 हैं। सदस्य कितने हैं, 35 सदस्य है। बिंदु कितने हैं, 21 बिंदु है। अध्याय कितने हैं एनसीएफ 2005 के, 5 अध्याय हैं। एनसीएफ 2005 के निर्देशक कौन है, कृष्ण कुमार। अध्यक्ष पूछा जाएगा तो प्रोफेसर यशपाल होगा, और निर्देशक पूछा जाएगा तो कृष्ण कुमार। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए
अब तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के कितने दस्तावेज बन चुके हैं? 3 बन चुके हैं। इससे पहले कितने बने हैं? देखिए कौन कौन सा, एक 1975 में और 1988 में और 2000 में बन चुके हैं। फिर सुधार करके एनसीएफ 2005 आया। उसके बाद देखिए क्या है, एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय यानी MHRD की देखरेख में किया गया था। किसकी देखरेख में किया गया था? MHRD की देखरेख में किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जान लेते हैं। एनसीएफ 2005 के क्या क्या उद्देश्य है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है बच्चे का, कि बच्चे को हर तरह से बच्चे का कैसे विकास हो उसको देखना है। और उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा में जोड़ना है। केवल स्कूली शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि बाहरी शिक्षा से भी जोड़ना है। और बच्चे का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना है, मतलब चहुमुखी विकास करना है बच्चे का। इस पर हम लोग को ध्यान देना है। एनसीएफ 2005 के मूल्यांकन के लिए कि इसका मूल्यांकन कैसे होता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का फुल फॉर्म पूछ लिया था एग्जाम में। इसको हिंदी में बोला जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और कॉन्टिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो CCE का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिएगा, पर बल देती है। एनसीएफ 2005 जो है वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है, यानी नवीन सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना, ये एनसीएफ 2005 का क्या है? उद्देश्य है। अब देखिए पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो शिक्षा जो है पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो, बल्कि क्या हो? चाइल्ड सेंटर हो। शिक्षा क्या हो? चाइल्ड सेंटर हो। चाइल्ड सेंटर्ड हो कि मतलब बच्चे करके सीखे, केवल पाठ्य पुस्तक ही सीमित तक ना रहे, केवल अध्यापक केंद्रित ना हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, बल्कि क्या हो? चाइल्ड सेंटर हो, बाल केंद्रित हो, मतलब बच्चे करके सीखे, केवल पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित ना रहे। और चौथा क्या है? कक्षा कक्ष की गतिविधियों से जोड़ा जाए, बच्चे एक्टिविटी करें, गतिविधि करके जोड़ा जाए, उन्हें लचीला बनाया जाए, फ्लेक्सिबल बनाया जाए कक्षा कक्ष की गतिविधियों को। और पांचवा क्या है? राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यचर्या में शामिल किया जाए। देखिए एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषाओं में मतलब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया क्या है? अनुवाद है। 2005 जो है एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा है वो 22 भाषाओं में क्या किया गया? अनुवाद है। एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। पहला तो है कि विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए, मतलब कंटेस्ट कराना, रटाना, याद कराना, इस तरह को क्या करना है? एनसीएफ 2005 नकारता है, मतलब इसको इम्पोर्टेंट नहीं देता है। तो क्या मानता है? विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए, जिससे उसका चहुमुखी विकास हो, यानी सर्वांगीण विकास हो, ऐसा एनसीएफ 2005 मानता है। और शिक्षा बाल केंद्रित न हो, पाठ्य पुस्तक केंद्रित और अध्यापक केंद्रित न हो, क्या हो? बाल केंद्रित हो। जो भी हो बच्चे को केंद्र में रख के किया जाए, बच्चे किस तरह से सीखे, बच्चे का विकास कैसे हो, बच्चे करके सीखे, सब बच्चे पे ही केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। बालक सरकार की MHRD की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई थी। किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, और MHRD की पहल पर यह समिति बनाई गई थी। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? व्यवहारिक हो। क्या हो? पाठ्यक्रम व्यवहारिक हो, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCERT पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया क्या है? सुधारात्मक कदम है। NCERT का जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार लाने के लिए क्या किया गया? अपनाया गया क्या है? सुधारात्मक कदम है क्या? एनसीएफ 2005। अब देखिए एनसीएफ 2005 जो है वो 14 या 15 जुलाई 2005 की बैठक का परिणाम है, मतलब इसी बैठक का ही परिणाम है, और बाद में 2005 में ये लागू हुआ।
बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, मतलब शिक्षा को बाहरी ज्ञान केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना है, कक्षा तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि बाहरी ज्ञान से भी जोड़ा जाए शिक्षा को। एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया है। किसने किया है? एनसीईआरटी ने किया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। मतलब कैसी भाषा कैसी होनी चाहिए? बच्चे की मातृभाषा, मतलब बच्चा जिस भाषा में आ रहा है उसी भाषा में उसको शिक्षा देनी है। भले ही आपको वो भाषा नहीं आती, आपको वो भाषा सीख के ही पढ़ानी है, लेकिन उसको बच्चे की मातृभाषा में ही शिक्षा देनी है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में आएगा तो अपनी मातृभाषा से ही आएगा, तो बच्चे को उसी भाषा में ही शिक्षा देनी है, ऐसा एनसीएफ मानता है। एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या है? बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। ये सूत्र आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिना भार के बोझ, माने बच्चों को कोई बर्डन नहीं देना है, भार नहीं देना है, कोई प्रेशर नहीं देना है, बिना प्रेशर के बच्चे को शिक्षा देनी है। अब पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? देखिए पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए एनसीएफ का? पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य प्लस क्रम, जिसमें पाठ्य का अर्थ क्या होता है? पढ़ने योग्य सामग्री, तथा क्रम का अर्थ क्या होता है? एक निश्चित व्यवस्था। तो पाठ्यक्रम क्या है? एक निश्चित व्यवस्था में पढ़ने योग्य सामग्री ही पाठ्यक्रम है। फ्रोबेल क्या मानते हैं? इनका जो कथन है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है, ऐसा किसने माना है? फ्रोबेल ने माना है। किसके संदर्भ में माना है? पाठ्यक्रम के संदर्भ में माना है कि पाठ्यक्रम क्या है? समस्त मानव जाति के गुणों का क्या है? सार है। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या है? देखिए शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, मतलब क्या है? शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं है, और ये क्या करते हैं? शिक्षक केवल सुगम करता है और फैसिलिटेटर है। क्या है? शिक्षक क्या है? फैसिलिटेटर है। बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही शिक्षक का क्या है? उद्देश्य है, और ये चीज़ों को सरल बनाना ही इनका उद्देश्य है, जिससे बच्चे सीख सके, और इन बच्चों को की समस्याओं को सॉल्व करना, उनकी समस्याओं को समझना, कारण का पता लगाना ही शिक्षक का दृष्टिकोण है, मतलब यही शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। एनसीएफ 2005 में बालक के प्रति दृष्टिकोण। अब बालक के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? प्रत्येक बच्चे में सीखने की गति अलग अलग होती है। प्रत्येक बच्चा तो एक जैसा नहीं सीखता है, हर एक बच्चे की सीखने की गति क्या होती है? अलग अलग होती है। तो हर एक बच्चे के लिए में करिकुलम भी अलग अलग होना चाहिए। तो उनकी सीखने की गति चूँकि अलग अलग होती है, तो उनका करिकुलम भी अलग होना चाहिए। तो शिक्षक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के सीखने मतलब बच्चों को अपने हिसाब से सीखने का मौका देना चाहिए, और बच्चे किस प्रकार से सीखे उस पर ध्यान देना चाहिए शिक्षक को। एनसीएफ 2005 गणित के प्रति दृष्टिकोण क्या है? बच्चे गणित की मूल संरचना को समझने, बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित एवं त्रिकोणमिति के सभी मूल तत्व, समस्या समाधान की अनेक युक्तियाँ, यानी परिणाम अर्थात परिणाम, सामान्य स्थिति विश्लेषण, अनुमान लगाना, पुष्टि करना आदि पद्धति मुहैया कराते हैं। तो ये गणित के प्रति क्या है? दृष्टिकोण है। अब देखिए एनसीएफ 2005 से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों के लिए भौतिक रूप से असुविधा पैदा करने वाला साधारण अंश है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में निगेटिव क्वेश्चन असुविधा पैदा करने के लिए पूछा जाता है। तो निगेटिव क्वेश्चन है, तो हम लोग को आंसर में वही ऑप्शन ढूंढना है जो कि निगेटिव होगा। तो इस पर मैंने वीडियो बनाया है, तो कि सीटेट पास करने के 5 ट्रिक मैंने बताए हैं, जिस पर मैंने इस पर चर्चा किया है कि क्वेश्चन में किस तरह के पॉजिटिव क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग को आंसर ऑप्शन में पॉजिटिव ऑप्शन ही ढूंढना है। तो पॉजिटिव वर्ड क्या है, इस पर मैंने चर्चा किया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। तो उस पर मैं सीटेट पास करने के 5 ट्रिक किस तरह से बताई हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? निगेटिव क्वेश्चन, तो हमको निगेटिव ऑप्शन ही ढूंढना है। तो सबसे पहले देखना है ऑप्शन ए क्या है? रक्षा करने वाले पाठशाला के कर्मचारी, तो ये तो पॉजिटिव दिख रहा है। समीप की पाठशाला, ये भी पॉजिटिव है। अत्यधिक भार युक्त स्कूल बैग, तो यहाँ हम लोग बताएं कि एनसीएफ जो है भार यानी प्रेशर पे क्या करता है, मतलब इसका विरोध करता है कि शिक्षा बिना बोझ के। तो यही जो है असुविधा पैदा करने वाला
साधारण अंश क्या है, तो यही नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नेगेटिव आंसर ही होगा। अत्यधिक भार युक्त बैग जो है असुविधा पैदा करने वाला साधारण अंश है। एनसीएफ 2005 के अनुसार छात्रों के लिए भौतिक रूप से असुविधा पैदा करने वाला क्या है, अत्यधिक भार युक्त स्कूल बैग। तो हम लोग को यही ऑप्शन सी में टिक करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कौन सी पद्धति से सहमत नहीं है। देखिए यहाँ भी नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ऐसी कौन सी नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि कौन सी पद्धति से सहमत नहीं है, मतलब कौन सी पद्धति को नहीं मानता है। तो ऑप्शन ए है प्रत्येक बच्चे में अद्वितीय आवश्यकता के प्रति संवेदनशील होना, ये तो सही है। बच्चे पर केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक, न्यायोचित शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया प्रधान, मतलब बच्चे पे केंद्रित, तो ये भी मानता है एनसीएफ 2005। शिक्षक पर ध्यान केंद्रित पद्धति, एनसीएफ 2005 जो है शिक्षक पर ध्यान केंद्रित पद्धति को नहीं मानता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। डी है बच्चे में सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझता, तो ये भी सही है। लेकिन किसको नहीं मानता है, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा किस पद्धति से सहमत नहीं है, शिक्षक पर ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए बल्कि बच्चे पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए किससे, कक्षा से, परिवार से, उपरोक्त में से कोई, या बाहरी स्कूली जीवन से। तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा, जो है एनसीएफ 2005 मानता है कि विद्यालय ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए, बाहरी स्कूली जीवन से, मतलब केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं रखना है, पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि बाहरी जीवन से भी क्या करना है, शिक्षा को जोड़ना है, ज्ञान को जोड़ना है। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए, अभी मैंने ऊपर चर्चा की है कि प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, स्थानीय भाषा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, मतलब बालक जिस मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा से स्कूल में आता है उसे उसी भाषा में शिक्षा देनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होना चाहिए, स्थानीय भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देनी है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ संचालन समिति में कुल कितने सदस्य हैं, तो मैंने बताया है कि सदस्य पूछे जाते हैं कुल कितने सदस्य हैं, तो 35 सदस्य हैं, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन है बालकों की शिक्षण प्रक्रिया एनसीएफ के अनुसार कैसी होनी चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, ऑप्शन ए है रटन पद्धति से युक्त, तो रटने पर तो बल नहीं देता है एनसीएफ 2005, तो ये तो होगा नहीं, इसको क्रॉस कर दीजिए। तनाव या बोझ से युक्त यानी शिक्षा बिना भार की, तो मैंने ऊपर ही हम लोग चर्चा की है, तो तनाव और बोझ से युक्त होना चाहिए, तो ये तो गलत होगा, इनमें से कोई नहीं, तो नहीं, ये भी नहीं, तो सबसे पहले हम लोग को मैंने इस ट्रिक पर भी चर्चा किया है कि हम लोग को ऑप्शन में पहले सबसे पहले हम लोग को जो भी सही नहीं है ऑप्शन उसको क्रॉस करते जाना है, फिर उसके बाद जो सही आंसर है उस पर टिक करना है। तो रटन पद्धति से युक्त होनी चाहिए, क्या होनी सॉरी रटन पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, मतलब रटने पे बल नहीं देता है, रटना, याद करना, कंटेस्ट करना, ये सब क्या करता है एनसीएफ 2005 इसका विरोध करता है, तो रटन पद्धति से मुक्त होना चाहिए क्या एनसीएफ 2005 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 बल देता है किस पर, शिक्षक केंद्रीय शिक्षा पे, तो शिक्षक केंद्रीय शिक्षा पर तो बल नहीं देता है, रटने की प्रक्रिया पर भी बल देता है, समस्या हल करने पर और स्वयं करके सीखने पर विशेष बल देता है, कौन, एनसीएफ 2005, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर होगा, स्वयं करके सीखने पर, मतलब बच्चा जो है स्वयं करके सीखे, इस पर क्या करता है एनसीएफ 2005 बल देता है। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र क्या है, मुख्य सूत्र क्या है, शिक्षा बिना प्रयास के, तो ये तो गलत होगा, शिक्षा बिना शिक्षक के तो शिक्षा होगी ही नहीं, तो ये भी गलत होगा, शिक्षा रटने के साथ, तो रटने पे तो बल देता नहीं है एनसीएफ 2005, तो ये भी गलत हुआ, तो ऑप्शन डी सही होगा, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, तो यही क्या है एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 की शुरुआत, यहाँ पे शुरुआत कर लीजिएगा,
शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से एनसीएफ 2005 की शुरुआत होती है? तो हम लोग ऊपर ही चर्चा किए हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का निबंध क्या है? सभ्यता और प्रगति। इसी से एनसीएफ 2005 की शुरुआत होती है, उत्पत्ति होती है, उद्भव होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीएफ से बनते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के टॉपिक, इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के टॉपिक और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।